गुड मॉर्निंग ऑल। हमारा चैनल देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगा। आप मुझे directionlifescience@gmail.com पर मेल करके बता सकते हैं। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल करें। मैं उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ओके, थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग ऑल। लाइफ टेबल जो है उसके बारे में अपन बात करना शुरू करते हैं आज। तो लाइफ टेबल जो है, उस लाइफ टेबल में क्या क्या पैरामीटर है, लाइफ टेबल क्या है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है वो हमें कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में अपन बेसिकली बात करने वाले हैं आज। तो लाइफ टेबल है क्या बेसिकली? लाइफ टेबल बेसिकली मॉर्टेलिटी और सर्वाइवरशिप जो है किसी पॉपुलेशन की, उसके बारे में हमें जानकारी देती है। मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट, सर्वाइवरशिप यानी कि जो लाइव ऑफस्प्रिंग बच जाते हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी देती है। लाइफ टेबल दो प्रकार की हो सकती हैं, स्टैटिक, टाइम स्पेसिफिक और वर्टिकल, ये एक तरह की है। दूसरी हो सकती है कोहॉर्ट बेस्ड या डायनेमिक, या जिसको हॉरिजॉन्टल लाइफ टेबल कह सकते हैं। कोहॉर्ट का मतलब होता है सेम एज ग्रुप वाले इंडिविजुअल जो हैं उनका ग्रुप जो है उसे कोहॉर्ट कहा जाता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स of same age group in a population known as cohort। तो cohort based life table पर हमारे क्वेश्चन आते हैं मेनली। मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन cohort based life table। तो cohort based life table जो है उसके बारे में हम मेनली बात करने वाले हैं। लाइफ टेबल में क्या क्या पैरामीटर्स होंगे वो हम एक बार बात कर लेते हैं। NX होगा, X होगा। X का मतलब यहाँ पर एज ग्रुप लिखा हुआ होगा, एज ग्रुप लिखा हुआ है तो वो हम उसे X मान लेते हैं। अब हर एज ग्रुप में एट ईच एज ग्रुप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर रिप्रेजेंटेड एज NX और समटाइम CX। NX और CX की तरह अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट एट ईच एज ग्रुप। फिर है नेक्स्ट कॉलम यहाँ पर मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब डेथ। तो डेथ कितनी हुई है, तो पर्टिकुलरली एक एज ग्रुप पर जितने लाइव ऑफस्प्रिंग है उससे नेक्स्ट एज ग्रुप में जितने ऑफस्प्रिंग लाइव बचे हैं उनको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो डेथ जो है वो निकल कर मेरे सामने आ जाएगी। इट मीन्स NX माइनस NX माइनस 1। ये क्या शो करेगा? मेरे लिए डेथ जो है उसे शो करेगा बेसिकली। तो सॉरी, NX माइनस NX प्लस 1 जो नेक्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर, जो नेक्स्ट जो रो है उसके अंदर जितने लाइव ऑफस्प्रिंग है उनको माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा डेथ या मॉर्टेलिटी। ये जो कोहॉर्ट बेस्ड लाइफ टेबल है बेसिकली हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कोहॉर्ट बेस्ड लाइफ टेबल में क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी लाइव ऑफस्प्रिंग जो है एक एज ग्रुप के, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको पूरा डेथ तक उनको उनका जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है। लाइफ बर्थ से लेकर डेथ तक कंप्लीट डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसके आधार पर कैलकुलेशन की जाती है। और अगर मैं दूसरी तरफ जो टेबल थी, स्टैटिक जो लाइफ टेबल थी, उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर किसी टाइम पर पॉपुलेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं लाइव उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है पर्टिकुलर एक टाइम इंटरवल पर। और कोहॉर्ट बेस्ड लाइफ टेबल जो है इसमें जितने भी बर्थ हुए हैं किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी एज ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया जाता है और उसको पूरा बर्थ से लेकर डेथ तक पूरे उसके डाटा जो हैं वो कलेक्ट करके टेबल में लिए जाते हैं और उनके आधार पर डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट किया जाता है। और इसमें क्या क्या कॉलम है वो अपन बात कर रहे हैं। तो एज ग्रुप X से रिप्रेजेंट करेंगे, पर एज ग्रुप लाइव ऑफस्प्रिंग जो है उन्हें NX या CX से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मॉर्टेलिटी क्या होगी, तो NX माइनस NX प्लस 1 अगर मैं कर दूंगा तो वो कहलाएगी मॉर्टेलिटी। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर LX। LX क्या है, एज स्पेसिफिक सर्वाइवर। तो एज स्पेसिफिक सर्वाइवर का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर किसी भी एज ग्रुप पर जो लाइव ऑफस्प्रिंग है
उनको मैं डिवाइड कर दूंगा बर्थ के टाइम पर जितने ऑफस्प्रिंग थे। इट मीन्स Lx इक्वल्स टू nx डिवाइडेड बाय n 0। जो फर्स्ट जो एज ग्रुप है हमारा, वो मैक्सिमम जितने भी लाइव ऑफस्प्रिंग है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा उससे, तो nx अपॉन n 0 ये आ जाएगा मेरे लिए Lx। इसमें मैं कहूँगा सर्वाइवर। डेथ रेट अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेथ रेट अगर या मॉर्टेलिटी रेट अगर निकालनी है तो अभी हमने जो मॉर्टेलिटी कैलकुलेट की थी उसी मॉर्टेलिटी जो है, मॉर्टेलिटी को डिवाइड कर दिया जाए nx के द्वारा। उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जितने लाइव इंडिविजुअल्स हैं, लाइव जो हैं इंडिविजुअल्स, उनको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा मॉर्टेलिटी से तो मॉर्टेलिटी रेट जो है वो निकल कर आ जाएगी। Qx एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रेट इस तरह से हम निकाल लेंगे। Fx एज स्पेसिफिक टोटल रिप्रोडक्टिव आउटपुट, इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन जो हैं वो नेट के एग्जाम में देखने को नहीं मिले हैं आज तक। और Mx, इस पर हमारे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। Mx को फर्टिलिटी रेट कहा जा सकता है, पर जो फीमेल जो है, फीमेल के द्वारा कितने लाइव ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जा रहे हैं या फीमेल कितनी प्रोड्यूस की जा रही है उसको बेसिकली Mx से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और Lx डॉट Mx जो है, सॉरी एज स्पेसिफिक बर्थ रेट या फर्टिलिटी जो है वो Mx को रिप्रेजेंट करेगी, और Lx डॉट Mx जो है उससे हमारा रिप्रोडक्टिव आउटपुट जो है वो निकल कर सामने आएगा कि एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर एज क्लास, उसे कहा जाएगा Lx डॉट Mx, एवरेज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर एज क्लास। तो ये हमें कैलकुलेट करना होता है। मोस्ट ऑफ जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर हमें ये जो है नेट रिप्रोडक्टिव आउटपुट हमें जो है कैलकुलेट करनी होती है। नेट रिप्रोडक्टिव आउटपुट जो है या नेट रिप्रोडक्टिव जो फर्टिलिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो उसे कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, सम या समेशन ऑफ Lx डॉट Mx। हर एक एज ग्रुप के लिए Lx डॉट Mx की वैल्यू जो है Lx मल्टीप्लाई बाय Mx, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे और सभी वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाएगा, तो हमारे जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट है या जो फर्टिलिटी रेट है वो हमें मिल जाएगी। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में CSIR नेट में यही चीज़ पूछी जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को अपन देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ डाटा दिए हुए हैं और बाकी डाटा खाली छोड़े हुए हैं। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जिसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर कुछ डाटा तो भरे हुए हैं और कुछ जो हैं वो हमें फिल करने हैं। अब हम इसको फिल करते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या है कि जो डाटा नहीं दिया हुआ है, ये हमें नहीं दिया हुआ है, ये हमें नहीं दिया हुआ, तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा। ये हमें नहीं दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल सा है, इसको भरते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बात करता हूँ, nx मुझे दिया हुआ है और ये नेक्स्ट n+1 का लाइव ऑफस्प्रिंग है 700। तो डेथ कितनी हुई, 1000 माइनस 700 या nx माइनस nx+1, यही हुआ। तो कितना आया 300, ये आ गया 300। अब यहाँ पर आ रहा है 200 और यहाँ पर है nx+1 300। तो इसका मतलब क्या हुआ कि nx माइनस nx+1 करने पर 200 आया होगा। इसका मतलब nx क्या होगा यहाँ पर 500। तो यहाँ पर जो है वो 500 होगा, तभी यहाँ पर 300 आ सकता है। अब अगर यहाँ पर 500 है तो यहाँ पर क्या होगा, तो 700 माइनस 500 इक्वल्स टू 200। तो यहाँ पर भी क्या है 200। इस तरह टेबल हम भर देते हैं। यहाँ पर 150 आ रहा है, यहाँ पर 300 है, इसका मतलब 300 माइनस x इक्वल्स टू 150। तो x क्या हुआ 150, तो यहाँ पर कितना आएगा 150। इस तरह से ये टेबल हम भर देते हैं। Lx है नंबर ऑफ सर्वाइवर, ये क्या थे nx अपॉन n0, इस तरह से हमने निकाला था। सॉरी Lx तो मॉर्टेलिटी रेट है, सॉरी, और mx हमें निकाल जो है यहाँ पर दिया हुआ रहता है मोस्टली, Lx हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर Lx कितना आ जाएगा nx अपॉन n0। तो nx कितना है 700, n0 कितना है 1000। तो 700 अपॉन 1000 0.7 ये आ गया। अब यहाँ पर हमें फिल करना है Lx कितना आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइव ऑफस्प्रिंग है 500
और NX था 1000, तो 500/1000 यानी कि 0.5 आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी टेबल फिल कर देंगे। तो ये टेबल हमने यहाँ पर फिल करी, तो ये टेबल इस तरह से फिल की हमने, और इसके अंदर ये वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर फिल कर दी, जो जो हमें निकालनी थी वैल्यूज़, ठीक है। और LX की वैल्यू हमने निकाल ली, LX.MX हमने कर दिया, तो LX.MX की वैल्यू ये वाली आई। इन सभी वैल्यूज़ को सम मैंने कर दिया, 0 + 0.35 + 0.05 + 0.3 + 0.15 = 1.30। तो ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट या नेट फर्टिलिटी जो है वो हमें मिल गई है यहाँ पर। अब इसी तरह का क्वेश्चन ये CSIR नेट एग्जाम में 2016 में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ है वो मैंने कुछ तो फिल कर दी है यहाँ पर। इस टेबल के बारे में अपन बात करते हैं कि एज क्लास जो है फर्स्ट, उसमें 100 इंडिविजुअल्स हैं लाइव, एज क्लास सेकंड में 50 है, एज क्लास थर्ड में हमें निकालना है, एज क्लास 4 में 20 है, लेकिन डेथ रेट यहाँ पर दी हुई है 10, मॉर्टेलिटी दी हुई है 10, मॉर्टेलिटी 10 है और लाइव ऑफस्प्रिंग 20 है नेक्स्ट एज क्लास में। तो इसका मतलब इससे पहली वाली में कितने रहे होंगे, यहाँ पर डेफिनेटली 30 रहे होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर 30 हैं तो 30 - 20 करने से यहाँ पर 10 आ जाता है, 30 - 20 = 10। सो हेयर वी कैन पुट 30। नाउ एट एज ग्रुप ऑफ 20 and 25, so here we can see that death or mortality is 10 and live offspring at age group 15 to 20 is 20 individuals. So here we can say live offspring will be 10. 20 - 10 = 10. तो इस तरह टेबल फिल हो जाएगी। एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप अपन निकाल लेते हैं। तो एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप जो है वो अपन निकाल लेते हैं, NX/N0, तो यहाँ पर आ जाएगी 1, NX/N0 यानी कि 50/100 तो 0.5, 30/100 0.3, 20/100 0.2, 10/100 0.1। तो ये LX.MX हमारे पास, जो LX हमारे पास आ गया। अब LX.MX करते हैं तो यहाँ पर आएगा 0, 0.5 × 0.5, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 0.25, 0.5 × 0.3 = 0.15, 0.2, 0.1। इन सब को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो कितना आएगा, 0.7। तो आंसर विल बी 0.7। सिंपल था। आई थिंक इट टेक्स अप्रॉक्स 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट। अगर प्रैक्टिस हो रखी है तो इट विल टेक मैक्सिमम 1 मिनट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और नेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन करने का फायदा बहुत है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2014 में क्वेश्चन आया था CSIR नेट में। यहाँ पर रेड कलर में मैंने डाटा फिल कर दिए हैं। क्वेश्चन में ये फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो यहाँ पर डाटा हमने वही तरीका जो है वो लगाकर फिल किया है। 1800 दिए हुए हैं, यहाँ पर डाइंग इंडिविजुअल कितने हो गए, 1000 - 100 = 200, एंड यहाँ पे 300 और यहाँ पे 300 और यहाँ पे 200, इट मीन्स हियर वी कैन पुट 500। तो 800 - 500 = 300, 500 - 300 = 200, 300 - 200 = 100। सर्वाइवरशिप तो NX/N0 तो 1, 800/1000 0.8, 500/1000 0.5, 300/1000 0.3, 200/1000 0.2। LX.MX 0, because ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी मीन्स इट इज MX और एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप मीन्स इट इज LX।
तो lx.mx हमने किया और उन सब को ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 की पावर 0 मीन्स 1, 1 की पावर 0 मीन्स 1, तो 5 2 2 2 3 5 7 0.75, तो आंसर इज 0.75. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2012 इन CSIR नेट एग्जाम. यहां पर हमें Lx गिवन है, Mx गिवन है, तो यहां पर 1 मल्टीप्लाई 0 0, 20 मल्टीप्लाई 0.5 10, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो आंसर विल बी 10. डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, बहुत ही सिंपल से, आराम से किए जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2011, द ग्राफ बिलो शोज द रिलेशनशिप ऑफ पर कैपिटा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, फैकंडिटी एंड एज एट स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन. ग्रोथ रेट यानी कि स्मॉल आर, फैकंडिटी यानी कि बर्थ रेट हमें दी हुई है, और एज दी हुई है एट फर्स्ट रिप्रोडक्शन. 3 पॉपुलेशन हमें दी हुई है, या 3 ग्रुप हमें दिए हुए हैं. यहां पर जो है फैकंडिटी 20, फैकंडिटी 10, फैकंडिटी 5. नाउ इस ग्राफ से क्या एनालाइज किया जा सकता है, पहले हम उस बारे में बात करते हैं ना. ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, आराम से एनालाइज कर सकते हो उसको. 3 ग्राफ है, फैकंडिटी B इक्वल्स टू 20, फैकंडिटी B इक्वल्स टू 10, फैकंडिटी B इक्वल्स टू 5. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फैकंडिटी जो है जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे लोअर एज पर जो है ग्रोथ रेट इंक्रीज है, लेकिन हायर जो एज ग्रुप है, हायर एज पर अगर फर्स्ट रिप्रोडक्शन होता है तो फैकंडिटी कम हो या ज़्यादा हो उसका फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे फर्स्ट रिप्रोडक्शन एट एज जो है, फर्स्ट रिप्रोडक्शन एज इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं. फैकंडिटी चाहे कुछ भी हो, अगर हायर एज ग्रुप पे रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ग्राफ लगभग लगभग जो है वो सेम ग्रुप पर पहुंच गए हैं. ग्राफ जो है लगभग लगभग बराबर हो गए हैं. अगर हायर एज में रिप्रोडक्शन होता है, फर्स्ट रिप्रोडक्शन अगर हायर एज में होता है, तो फैकंडिटी का इफेक्ट नेग्लेजिबल हो गया है यहाँ पर ग्राफ पर. अगर हायर एज ग्रुप पर अगर हो रहा है रिप्रोडक्शन तो फैकंडिटी का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो गया है, नेग्लेजिबल हो गया है. ये ग्राफ को देखकर हम पता लगा रहे हैं. लेकिन अगर फर्स्ट रिप्रोडक्शन अगर लोअर एज में होता है तो फैकंडिटी का इफेक्ट पड़ता है. ये ग्राफ में लेफ्ट साइड में देखकर पता लग रहा है, क्योंकि लोअर एज ग्रुप में फर्स्ट रिप्रोडक्शन होने पर फैकंडिटी ज़्यादा है तो ग्रोथ रेट ज़्यादा देखने को मिल रही है, फैकंडिटी कम है तो ग्रोथ रेट कम देखने को मिल रही है. तो ये हमने डाटा एनालाइज किया है. नाउ वी रीड क्वेश्चन. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन टू बी ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ. इस ग्राफ से क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है. फर्स्ट, द लेटर द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन द लोअर इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अचीव्ड. ठीक है, हम देखते हैं इस पे कि फर्स्ट रिप्रोडक्शन जितना ज़्यादा लेट होता है, ग्रोथ रेट जो है वो उतनी ही लेटर द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन लोअर इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अचीव्ड. ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज एज द फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज पोस्टपोन्ड टू लेटर एज. ये भी सही है.
at any alpha, the higher the fecundity, the higher is the population growth rate achieved। गलत, क्योंकि आगे जाकर तो इफेक्ट खत्म हो गया है। हायर एज ग्रुप पर अगर फर्स्ट अल्फा हो रहा है, अगर अल्फा हाई है तो ग्रोथ रेट पर जो फैकेंडिटी का इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो गया है। एज द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज पोस्टपोन्ड फर्दर, the benefit of increasing fecundity on the population growth rate become progressively negligible। ये मोस्ट करेक्ट डाटा है यहां पर अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट से अपन बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि लेटर द एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्शन लोअर इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अचीव्ड। तो फैकेंडिटी का भी तो इफेक्ट पड़ रहा है। अगर मैं इस तीसरे वाले ग्राफ पे बात करता हूं तो तीसरे वाले ग्राफ पे ग्रोथ रेट में कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। अगर फैकेंडिटी कम है तो ग्रोथ रेट पर इफेक्ट जो है आर अल्फा का वो कम होता जा रहा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कैन बी अप्लाइड टू ग्राफ फर्स्ट एंड कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू ग्राफ सेकंड, बट अगर फैकेंडिटी बहुत ज़्यादा कम है तो स्टेटमेंट फर्स्ट अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सभी पर अप्लाई होना चाहिए था। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज एज फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज पोस्टपोन्ड। अगर फर्स्ट रिप्रोडक्शन पोस्टपोन्ड हो जाता है टू लेटर स्टेज द रिगार्डलेस द फैकेंडिटी, फैकेंडिटी ये कह रहा है रिगार्डलेस फैकेंडिटी, मतलब फैकेंडिटी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि फैकेंडिटी जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे फर्स्ट रिप्रोडक्शन के पोस्टपोन होने का इफेक्ट भी चेंज हो रहा है। क्योंकि फैकेंडिटी जब कम है तो फर्स्ट रिप्रोडक्शन पोस्टपोन होने का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल थर्ड वाले ग्राफ में अगर मैं बात करता हूं तो, लेकिन अगर फैकेंडिटी ज़्यादा है तो फर्स्ट रिप्रोडक्शन पोस्टपोन होने का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता। थर्ड कह रहा है एट एनी अल्फा द हायर द फैकेंडिटी द हायर इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे फैकेंडिटी कम हो रही है वैसे वैसे ग्रोथ रेट पर फैकेंडिटी का इफेक्ट कम होता जा रहा है। इन तीन ग्राफ से यही देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह सकता कि भाई कि फैकेंडिटी कुछ भी हो, ग्रोथ रेट पर उसका लोअर एज पर और हायर एज पर इफेक्ट अलग होगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फैकेंडिटी कम होने पर ग्रोथ रेट पर फैकेंडिटी का इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। तो स्टेटमेंट थर्ड ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। स्टेटमेंट फोर वैसे तो अगर ऑड आउट करें तो ये एक ही स्टेटमेंट बचा है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसमें पढ़ लेते हैं एज द एज एट फर्स्ट रिप्रोडक्शन इज पोस्टपोन्ड फर्दर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीजिंग फैकेंडिटी ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिकम प्रोग्रेसिवली नेग्लिजिबल। ये बिल्कुल सही आउटपुट है इस ग्राफ का, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, the three important biological parameters generation time, population growth rate and metabolic rate per gram body weight are function of organism's body size. Which of the curves A or B represent the correct correlation of each parameters of body size? तो अप्लाई करके देखते हैं। x एक्सिस पर बॉडी साइज है और y एक्सिस पर हम देखते हैं क्या होना चाहिए। तो जनरेशन टाइम के बारे में बात करते हैं। अच्छा, आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड स्पीसीज में हमने पढ़ा था बॉडी साइज छोटा होता है तो मोस्टली जनरेशन टाइम जो है वो कम होता है, लाइफ टाइम कम होता है। यानी कि बॉडी साइज छोटा तो जनरेशन टाइम कम, बॉडी साइज बड़ा तो जनरेशन टाइम ज़्यादा। इसका मतलब जनरेशन टाइम के आधार पर अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे बॉडी का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे जनरेशन टाइम इंक्रीज होना चाहिए। तो जनरेशन टाइम के लिए ग्राफ कौन सा सेट बैठता है? बी ग्राफ। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है बी ग्राफ थर्ड ऑप्शन में भी आ रहा है और फोर्थ ऑप्शन में भी
आ रहा है। तो इन दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो जनरेशन टाइम जिसका कम है, ग्रोथ रेट उसकी ज़्यादा होगी डेफिनेटली, क्योंकि जनरेशन टाइम अगर कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्स रिलेशन हो गया। जनरेशन टाइम बॉडी साइज कम तो ग्रोथ रेट ज़्यादा, बॉडी साइज कम तो जनरेशन टाइम कम और ग्रोथ रेट ज़्यादा। तो इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन है, तो इन्वर्स रिलेशन है तो ग्राफ आना चाहिए उल्टा वाला। इसका मतलब बॉडी साइज कम तो जनरेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा, बॉडी साइज ज़्यादा तो ग्रोथ रेट कम, तो ग्राफ विल बी ए। तो इसके आधार पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो थर्ड ऑप्शन में ये कंडीशन मुझे देखने को मिल रही है। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। मेटाबॉलिक रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट के बारे में हमने बात की थी, बीएमआर के बारे में हमने बात की थी, और मोस्ट ऑफ कंडीशन में अगर मैं बात करूं, कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमें कि एक्टोथर्म है एंडोथर्म है, तो मोस्टली अपन क्या मानकर चलते हैं, बॉडी साइज कम बीएमआर ज़्यादा, ये अपन मान के चलते हैं मोस्टली। तो बॉडी साइज कम है और बीएमआर ज़्यादा है, मतलब इन्वर्स रिलेशन हो गया। तो ग्राफ कौन सा आएगा, ए। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आया था जून 2014, जून 2014 में। इसमें 3 ग्राफ दिए हुए थे और हमें एक्स एक्सिस पर पैरामीटर दिया हुआ था, वाई एक्सिस पर कौन सा पैरामीटर आएगा ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ग्राफ बी जो है वो हमने पढ़ा हुआ है। बेसिकली ग्राफ बी तो हमने पढ़ा हुआ है कि ग्राफ बी में दिया हुआ है एक्स एक्सिस पर अगर एन है तो वाई एक्सिस पर यहाँ पर आना चाहिए डी एन बाय डी टी। तो बी जो है वो ग्राफ होना चाहिए वाई एक्सिस पर डी एन बाई डी टी आना चाहिए। तो वाई एक्सिस पर डी एन बाई डी टी यहाँ पर आ रहा है और वाई एक्सिस पर डी एन बाई डी टी यहाँ पर आ रहा है। मीन्स हमारा आंसर ऑप्शन 1 या ऑप्शन 3 इनमें से हो सकता है। फिर हम देखते हैं एक्स एक्सिस ग्राफ ए और ग्राफ सी में क्या आना चाहिए। तो ग्राफ सी में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है टी, टाइम के साथ साथ जो है पॉपुलेशन का ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर एक्सपोनेंशियल ग्राफ हो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अगर मैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल या पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को अगर मैं लॉग में ले लेता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर। तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला ग्राफ हो सकता है और यहाँ पर पैरामीटर जो है वो एल एन हो सकता है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल के आधार पर ग्राफ में बनाता हूँ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन में तो वो ग्राफ इस तरह से जाता है। लेकिन अगर वहीं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को मैं लॉग या लॉगरिथमिक फेज जो है लॉग ले लेता हूँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का, तो वाई एक्सिस पर लॉग ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और एक्स एक्सिस पर टाइम में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो इसका मतलब सी जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए और वाई एक्सिस पर लॉग में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए। तो ऑप्शन ए में ये चीज़ करेक्ट बैठ रही है। और वहीं अगर मैं लॉग ना लेकर डायरेक्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल ले लूँ तो ग्राफ ए वाला भी करेक्ट बैठ रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2014 जो है उसका है व्हाट पैरामीटर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस अगेंस्ट जनरेशन टाइम। तो जनरेशन टाइम के और वाई एक्सिस में अगर मैं बात करूं तो क्या आ सकता है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा भी था कि बॉडी साइज अगर कम है तो जनरेशन टाइम कम होना चाहिए, बॉडी साइज अगर ज़्यादा है तो जनरेशन टाइम ज़्यादा होना चाहिए। तो वाई एक्सिस पर अगर मैं बॉडी साइज रखता हूँ तो ग्राफ सेट नहीं बैठ रहा, क्योंकि बॉडी साइज कम पे जनरेशन टाइम ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं वाई एक्सिस पर बॉडी साइज रख देता हूँ तो बॉडी साइज सेट नहीं बैठ रहा।
सर्वाइवरशिप अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है सर्वाइवरशिप कम, तो जनरेशन टाइम कम आ रहा है, जबकि सर्वाइवरशिप जो है जनरेशन टाइम कम होने पर सर्वाइवरशिप जो है वो क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जनरेशन टाइम अगर कम है तो जनरेशन टाइम कम होने पर सर्वाइवरशिप ज़्यादा देखने को मिलती है लोअर एज ग्रुप पर। तो ये वाला ग्राफ भी सेट नहीं बैठ रहा। लाइफ स्पान के आधार पर बात करें तो जनरेशन टाइम कम, तो लाइफ स्पान कम होना चाहिए, और जनरेशन टाइम ज़्यादा तो लाइफ स्पान ज़्यादा होना चाहिए। तो लाइफ स्पान वाला ग्राफ भी सेट नहीं बैठ रहा। इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करें तो जनरेशन टाइम कम है तो ग्रोथ रेट ज़्यादा देखने को मिलती है, और जनरेशन टाइम ज़्यादा हो तो ग्रोथ रेट कम देखने को मिलती है। तो उस आधार पर ये वाला ग्राफ सेट बैठ सकता है अगर मैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ को वाई एक्सिस पर